नमस्ते एस्पिरेंट्स। चलो आज फटाफट से फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये सेशन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो आज हम इन 5 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारा आज का रोड मैप है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में डाइव करते हैं और मोशन के बेसिक बातें समझते हैं। देखिए, ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनके बिना आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। देखो, स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में। तो सीधी सी बात है, स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर्स पर सेकंड, यानी m पर सेकंड। है ना, बिल्कुल आसान। एक बात हमेशा के लिए याद रख लो, जब भी किसी क्वेश्चन में रेस्ट शब्द दिखे या विरामावस्था लिखा हो तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज 0। ये एक गोल्डन रूल है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत ही की डिफरेंस है। इसे ऐसे समझो, डिस्टेंस का मतलब है आपने टोटल कितना रास्ता चला, जैसे आपकी बाइक का ओडोमीटर दिखाता है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि आप अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितने दूर और किस डायरेक्शन में हो। इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में वेलोसिटी में हर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसको जरूर याद रखना। और हाँ, जब कोई चीज स्लो हो रही होती है, जैसे जब आप कार में ब्रेक लगाते हैं, तो उसे हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। टेक्निकली ये भी एक्सेलरेशन ही है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। एक बात याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब जो झुकाव होता है, वो हमें स्पीड बताता है। और अगर ये स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका सीधा मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। तो मोशन के बेसिक्स तो हमने देख लिए, पर अब सवाल ये है कि मोशन में चेंज आता क्यों है? वेल, यहीं पर एंट्री होती है फिजिक्स के किंग सर आइजैक न्यूटन के लॉज की। न्यूटन का पहला लॉ है इनर्शिया के बारे में। अब इनर्शिया का सिंपल सा मतलब है आलस। हर ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसे छेड़े नहीं। और ये बहुत लॉजिकल है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया यानी आलस भी ज्यादा। यही डायरेक्ट रिलेशन है। सोचो, जब ट्रेन अचानक से चलती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी तो रेस्ट पर थी, वो वहीं रहना चाहती है, और इसी इनर्शिया की वजह से हमें वो जर्क फील होता है। अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ, शायद सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट लॉ, जो बताता है कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला है F=ma। इसको तो कभी मत भूलना। और हाँ, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। और फिर है न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक रॉकेट लॉन्च। रॉकेट तेजी से गैस को नीचे की तरफ फेंकता है, यह हुआ एक्शन, और उसके रिएक्शन में गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोमेंटम। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत काम का है। मोमेंटम को आप क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, एक साइकिल और एक ट्रक दोनों सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। किससे टकराने पर ज्यादा चोट लगेगी? जाहिर है ट्रक से। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। बस यही है मोमेंटम। ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जिनसे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पक्के बनते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो, फिजिक्स की भाषा में वर्क का मतलब तभी है जब आप फोर्स लगाकर किसी चीज को मूव करो। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसकी SI यूनिट है जूल। और आप कितनी तेजी से ये काम करते हो वो होता है पावर, जिसकी यूनिट है वॉट। सी, ऑल कनेक्टेड। किनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला है ½ m²। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो किनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला में वेलोसिटी का स्क्वायर है। फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है।
स्पेशली उसकी हाइट की वजह से। इसका फॉर्मूला है mgh। सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और इन सबको एक साथ बांधता है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से थी, काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से है, में बदल जाती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, वो फोर्स जिसने न्यूटन को वो फेमस एप्पल मोमेंट दिया, ग्रेविटी। ये स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अर्थ पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है जिसे हम फ्री फॉल के कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। अब एक क्लासिक फिजिक्स पजल। सोचो, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा दें, मतलब एक वैक्यूम में एक भारी पत्थर और एक हल्के पंख को सेम हाइट से एक साथ गिराएं, तो जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा? और इसका जवाब है दोनों एक साथ पहुंचेंगे। हाँ, ये सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी मास पर डिपेंड नहीं करता। हर चीज, चाहे वो हैवी हो या लाइट, सेम रेट पर नीचे गिरती है। तो ये टेबल आपके फाइनल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनकी एसआई यूनिट्स एक ही जगह पर हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।